संस्कृति तथा ज्ञान। संस्कृति क्या है? संस्कृति शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसकी व्युत्पत्ति तो संस्कार से है। संस्कृति में अनेक नए नए तत्व आकर जुड़ते रहते हैं। यह सच है कि जिसमें अच्छे संस्कार हों उसके व्यवहार और आचरण में ऐसी उत्कृष्ट बातें आ जाती हैं जिसके कारण उसे सभी पसंद करते हैं और ऐसा व्यक्ति सुसंस्कृत माना जाता है। अतः संस्कृति व्यक्ति के ऊपर अच्छे संस्कार डालती है। इसका शाब्दिक अर्थ है कल्चर। लैटिन भाषा के शब्द कल्ट्यूरा से निकला है। संस्कृति शब्द को 3 अर्थों में स्पष्ट किया जा सकता है: साहित्यिक अर्थ, नैतिक अर्थ, समाजशास्त्रीय अर्थ। सबसे पहले साहित्यिक अर्थ में संस्कृति जीवन का प्रकाश और कोमलता है। इतिहासकारों ने देश या समाज में कलात्मक एवं बौद्धिक विकास को ही संस्कृति माना है। दूसरा, नैतिक अर्थ में संस्कृति शब्द का अर्थ नैतिक, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक विकास के रूप में करते हैं। तीसरा अर्थ, समाजशास्त्रीय रूप में संस्कृति मानव द्वारा निर्मित वह संपूर्ण वातावरण माना जाता है जिसमें वह रहता है, सोचता, विचारता है, कार्य करता है, सभी समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और गुणों, आदतों, प्रथाओं, परंपराओं आदि को सीखता है। अर्थात संपूर्ण सामाजिक विरासत ही संस्कृति है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो संस्कृति है, संस्कृति एक व्यापक अर्थ। संस्कृति की उत्पत्ति संस्कार से हुई है। जिस व्यक्ति के जैसे संस्कार होंगे उसकी संस्कृति वैसी ही होगी। संस्कृति को 3 प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं: साहित्यिक, नैतिक, समाजशास्त्रीय। साहित्य क्या होते हैं? साहित्य जो अपनी कविता, गद्यखंड, पद्यखंड, ये साहित्य हो गया। उसके अनुसार जो जीवन है, संस्कृति जीवन की कोमलता और जीवन का जो प्रकाश है वही संस्कृति है। साहित्य में कलात्मक और बौद्धिक विकास को ही संस्कृति माना है। दूसरा है नैतिक अर्थ। नैतिक अर्थ में संस्कृति शब्द नैतिक क्या होते हैं? जो अपने नैतिक कार्य होते हैं, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक विकास के रूप में जो हम कार्य करते हैं वही अपने नैतिक कार्य। तीसरा अर्थ है समाजशास्त्रीय रूप में संस्कृति मानव द्वारा निर्मित वह संपूर्ण वातावरण माना जाता है जिसमें वह रहता है। समाजशास्त्रीय मतलब संपूर्ण समाज ही एक संस्कृति है। संस्कृति से हमें यह पता चल गया कि संस्कृति पूरे देश में उनके रहने सहने, कार्य करने, उनके बोलने चलने, उनके विचार विमर्श, सभी प्रकार के ये जो कार्य हैं ये संस्कृति के अंदर आते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं। आगे क्वेश्चन में हम लिखते हैं संस्कृति की परिभाषा। संस्कृति शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि एलवुड का विचार ये है कि संस्कृति में एक और मनुष्य की संपूर्ण भौतिक सभ्यता, औजार, शस्त्र, औद्योगिक विधि सम्मिलित होती है और दूसरी ओर अभौतिक अथवा आध्यात्मिक सभ्यता जैसे भाषा, साहित्य, कला, धर्म, नैतिकता, नियम एवं सरकार शामिल होती है। एलवुड जी ने यहाँ पे सब कुछ ही स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य का जो संपूर्ण जीवन है उससे जुड़े हुए जो कुछ भी उसके आचार विचार, सभ्यता, औजार, शस्त्र, रहन सहन, वह सब कुछ एक संस्कृति है और ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है। एलवुड की ये डेफिनेशन एक बार और करते हैं। संस्कृति में एक और मनुष्य की संपूर्ण भौतिक सभ्यता, औजार, शस्त्र, औद्योगिक विधि सम्मिलित होती है और दूसरी ओर भौतिक अथवा आध्यात्मिक सभ्यता जैसे भाषा, साहित्य, कला, धर्म, नैतिकता, नियम एवं सरकार शामिल होती है। तब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं संस्कृति की।
E.B. टायलर का क्या विचार है? श्री टायलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में लिखा है, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विकास, कला, नैतिक आदर्श, नियम, प्रथाएं और समाज के सदस्य के रूप में अर्जित कोई भी अन्य अक्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है। संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विकास, कला, नैतिक आदर्श, नियम, प्रथाएं और समाज के सदस्य के रूप में अर्जित कोई भी अन्य अक्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है। नेक्स्ट है मैथ्यू आर्नल्ड का विचार, सर्वोत्तम विचार एवं ज्ञान संस्कृति है। सर्वोत्तम विचार एवं ज्ञान संस्कृति है। ओटेवे का विचार, समाज की संस्कृति का अर्थ है समाज की संपूर्ण जीवन विधि। नेक्स्ट देखते हैं, ये आगे बढ़ी है, थोड़ी सी छोटी देखते हैं कोई। रेडफील्ड के विचार हैं कि संस्कृति कला और उपकरणों से अभिव्यक्त परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि संस्कृति कला और उपकरणों से अभिव्यक्त, कला किसी भी चीज़ को बनाने की कला और उपकरण से अभिव्यक्त परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है। जैसे कि किसी भी समाज में अगर कोई मूर्तिकार रहते हैं, शिल्पकार रहते हैं, तो उनके उपकरण और उनकी कला की जो परंपरा है वह उनकी संस्कृति बन जाती है। रेडफील्ड यही बताना चाहते हैं। आगे हैं वाइट हेड के विचार से संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि संस्कृति जो है वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। मतलब यह चलती रहती है, संस्कृति बनती रहती है वही और बदलती रहती है। पिछली परंपरागत कुछ वर्षों में जो परंपराएं थी वो ख़त्म हो रही हैं और नई परंपराएं बन रही हैं, और आगे आने वाले समय में और अन्य परंपराएं भी बनती जाएंगी जो बाद में पूरी संस्कृति कहलाएंगी। हमने कर ली हैं इसकी रेडफील्ड की और वाइट हेड की, ओटेवे का विचार, E.B. टायलर का विचार और ये एलवुड का विचार। 5 हो गई हैं, 5 परिभाषाएं बहुत हैं संस्कृति की। ये हो गई एलवुड का विचार। संस्कृति में एक और मनुष्य की संपूर्ण भौतिक सभ्यता, औजार, शस्त्र, औद्योगिक विधि सम्मिलित होती है, और दूसरी ओर अभौतिक अथवा आध्यात्मिक सभ्यता जैसे भाषा, साहित्य, कला, धर्म, नैतिकता, नियम और सरकार शामिल होती है। ठीक है। दूसरी होगी टायलर का विचार। टायलर जी क्या कहते हैं? संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विकास, कला, नैतिक आदर्श, नियम, प्रथाएं और समाज के सदस्य के रूप में अर्जित कोई भी अन्य अक्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है। ओटेवे का विचार, समाज की संस्कृति का अर्थ है समाज की संपूर्ण जीवन विधि, और ये यहाँ पे है रेडफील्ड के विचार, संस्कृति कला और उपकरण से अभिव्यक्त परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है। वाइट हेड के अनुसार संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। आगे देखते हैं संस्कृति और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध। संस्कृति और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है। संस्कृति के बिना शिक्षा का तथा शिक्षा के बिना संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। शिक्षा द्वारा ही संस्कृति आदिकाल से पनपती है और उसी ने संस्कृति को सुरक्षित रखा है। अतः इस संदर्भ में शिक्षा के 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला संस्कृति की रक्षा करना और दूसरा संस्कृति को पल्लवित पुष्पित करते हुए उसमें प्रगति करना। इसी तरह संस्कृति में शिक्षा के लिए बहुत कुछ निहित है। सामाजिक जीवन शिक्षा द्वारा प्रभावित होता है और शिक्षा स्वयं सामाजिक जीवन द्वारा अनुशासित होती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी विशिष्ट संस्कृति में पैदा होता है जो उसे एक निश्चित व्यवहार प्रतिमान प्रदान करती है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसके व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। थियोडोर ब्रोमेल्ड
के अनुसार शिक्षा संस्कृति की प्रत्यक्ष उपज है। शिक्षा जो है वह संस्कृति की प्रत्यक्ष उपज है और यह शिक्षा को केवल उसके उपकरण तथा अन्य सामग्री ही प्रदान नहीं करती बल्कि उसके अस्तित्व का तार्किक आधार भी प्रदान करती है। इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि संस्कृति और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो संस्कृति नहीं होगी। पुराने समय से ही अगर शिक्षा नहीं होती तो संस्कृति का इतना विकास नहीं होता और हम किसी भी समाज की संस्कृति के बारे में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि किसी ने अपने बच्चों को शिक्षा दी है कि हमारी संस्कृति ऐसी है और उन्होंने फिर अपने बच्चों को शिक्षा दी कि हमारी संस्कृति ऐसी है, ये कार्य करना है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा ने ही संस्कृति को संभाला है और उसे आगे प्रगति पर बढ़ाया है। और यही थियोडोर ब्रोमेल्ट कहते हैं, शिक्षा संस्कृति की प्रत्यक्ष उपज है। संस्कृति ने ही शिक्षा को बनाया है और यह शिक्षा को केवल उसके उपकरण तथा अन्य सामग्री ही प्रदान नहीं करती बल्कि उसके अस्तित्व का तार्किक आधार भी प्रदान करती है। संस्कृति ही शिक्षा को बनाती है और संस्कृति से ही उस समाज में क्या शिक्षा देनी चाहिए, यही उस समाज की संस्कृति पर आधारित है। संस्कृति के महत्व की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति के विभिन्न अंगों की शिक्षा से मनुष्य को क्या लाभ होते हैं। अतः इन दोनों शिक्षा एवं संस्कृति से समाज में संस्कार, सुसंस्कृति और नैतिकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा की संस्कृति का संदेश एक देश से दूसरे देश को देती है। शिक्षा ही संस्कृति का संदेश एक देश से दूसरे देश को देती है। संक्षेप में संस्कृति के कार्य अथवा व्यक्ति को उसका योगदान निम्नलिखित है। संस्कृति व्यक्ति के जीवन में क्या योगदान देती है, उसके पॉइंट ये हैं। पहला है प्राकृतिक परिवेश में समायोजन। प्राकृतिक परिवेश में समायोजन, एडजस्टमेंट विद नेचुरल एनवायरनमेंट। मनुष्य हर जगह किसी न किसी प्रकार से प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं और इस परिवेश में समायोजन करने के बिना उनका जीवन नहीं चल सकता। परिवेश में समायोजन करने की प्रक्रिया में भी सभी नए आविष्कार हैं जो संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। प्राकृतिक परिवेश की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न मानव समूहों में और उनकी संस्कृति में अंतर हो जाते हैं। भारत में विभिन्न प्राकृतिक परिवेश में अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं और इसी आधार पर उनके व्यवहार में भी भिन्नता पाई जाती है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि प्राकृतिक परिवेश में अलग अलग प्राकृतिक परिवेशों में या फिर समाजों में या क्षेत्र में अलग अलग सभ्यताओं के लोग रहते हैं और सबकी सभ्यता संस्कृति अलग अलग होती है, उनमें भिन्नता पाई जाती है। भारत में विभिन्न प्राकृतिक परिवेशों में अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं और इसी आधार पर उनके व्यवहार में भी भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है संस्कृति की निरंतरता। शिक्षा का अन्य कार्य संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना है। शिक्षा का अन्य कार्य संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना है। वह सांस्कृतिक परंपराओं, रीतियों तथा अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित करती है। सांस्कृतिक परंपराओं से निरंतरता किसी राष्ट्र के जीवन की अनिवार्य शर्त है। इसमें बताया गया है कि शिक्षा के बिना संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती है। सांस्कृतिक परंपराओं, रीतियों तथा अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ियों में संचारित करती है। शिक्षा का मुख्य कार्य यही है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व मनुष्य के व्यवहार के प्रति मानव से स्पष्ट होता है। मानव व्यवहार अपने परिवेश की संस्कृति पर प्रभाव डालता है। मानव शक्तियों ने अनेक अध्ययनों से यह बात स्पष्ट कर दी है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों में पाए जाने वाले भेद के अनुसार भिन्न भिन्न समाजों में मूल व्यक्तित्व प्रतिमान में भेद पाया जाता है। भारतीय मनुष्य के व्यक्तित्व पर भारतीय संस्कृति की और पाश्चात्य मनुष्य के व्यक्तित्व पर पाश्चात्य संस्कृति की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। संस्कृति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक और सौंदर्यात्मक सभी पहलुओं को प्रभावित करती है।
व्यक्तियों के प्रयासों से संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी है जो मनुष्य की या किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी है, वह संस्कृति पर प्रभाव डालती है। उसका व्यवहार संस्कृति पर प्रभाव डालता है। अगर व्यक्ति भारतीय संस्कृति का है तो उसके व्यवहार में एक भारतीयता या फिर जो भारत की संस्कृति है उसकी झलक देखने को मिल जाती है। और वहीं पर यदि कोई व्यक्ति पश्चिमी सभ्यता से है तो उसके व्यवहार और उसके पहनावे में भी पश्चिमी सभ्यता और उसकी भाषा व अन्य जो उसका व्यवहार है उससे उसकी सभ्यता स्पष्ट हो जाती है। अतः संस्कृति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, सौंदर्यात्मक सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। व्यक्तियों के प्रयासों से संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति का संरक्षण। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है। इसके बिना सांस्कृतिक विरासत बच नहीं सकती। स्कूल विद्यार्थियों में सांस्कृतिक गुणों का विकास करता है। प्रसिनन ने शिक्षा के इस संरक्षणात्मक कार्य पर बहुत बल दिया है। उनके विचारानुसार किसी भी राष्ट्र के स्कूल का विशिष्ट कार्य उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाता है, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना है, उसकी भूतपूर्व उपलब्धियों को सुरक्षित रखना है तथा उसके भविष्य को सुनिश्चित करना है। शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है, मतलब उसको बचाना है। और शिक्षा ही बच्चों में अपनी पुरानी परंपराओं को आगे ट्रांसफ़र करती है, जिससे आगे सभी बच्चे बड़े होकर के अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। नेक्स्ट है समाजीकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि किसी भी समाज की जड़ उसकी संस्कृति होती है। जो पहले से संस्कृति चली आ रही है वही उस समाज की जड़ है और वही उस समाज का निर्माण करेगी। तो इसमें देखते हैं कि इसलिए भिन्न भिन्न समाजों में व्यक्ति के समाजीकरण की मात्रा और दिशाओं में भेद पाया जाता है। एक समाज का अपना एथोस होता है जो कि विभिन्न माध्यमों से व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। रॉल्फ लिंटन के अनुसार व्यक्ति 3 प्रकार से संस्कृति के अंगों में भाग ले सकता है। रॉल्फ लिंटन के अनुसार व्यक्ति 3 प्रकार से संस्कृति के अंगों में भाग ले सकता है। सबसे पहले वह सार्वभौमिक रूप से संस्कृति में भाग लेता है, अर्थात उन आदतों, विचारों और संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को बनाता है जिन्हें समाज के सभी प्रौढ़ व्यक्तियों के व्यवहार में पाया जाता है। दूसरे व्यक्ति विशेष रूप से संस्कृति के अंगों में भाग लेता है, अर्थात संस्कृति के उन तत्वों को ग्रहण करता है जो कि समाज के विशिष्ट अंग, विशेष व्यवस्था अथवा विशिष्ट लिंग वाले व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तीसरे व्यक्ति वैकल्पिक रूप से संस्कृति के अंगों में भाग लेता है, अर्थात संस्कृति के उन तत्वों को बनाता है जो समाज के कुछ ही व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए हैं। संस्कृति के अंगों में भाग लेने के विकल्प रूप से मनुष्य में व्यक्तियों में अंतर देखा जा सकता है। उपरोक्त कथन से रॉल्फ के अनुसार मनुष्य की 3 अवस्थाएं व्यक्ति को अपनी तरह से सुसंस्कृत बनाती हैं। नेक्स्ट है संस्कृति का विकास। शिक्षा संस्कृति के आधार पर शिक्षा संस्कृति के सुधार एवं विकास में भी सहायता प्रदान करती है। यह बेहतर और सुखी समाज की स्थापना में सहायता देती है। डी.जे. ओ'कॉनर के विचारानुसार यदि प्रत्येक पीढ़ी को वही सीखना पड़े जो उसके पूर्वजों ने सीखा है तो किसी प्रकार का बौद्धिक एवं सामाजिक विकास संभव नहीं हो सकेगा और वर्तमान समाज की स्थिति तथा पत्थर युग के समाज की स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं होगा। अतः शिक्षा संस्कृति और सभ्यता के निरंतर विकास का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसमें यही कहा गया है कि यदि शिक्षा नहीं होगी तो संस्कृति में सुधार और विकास का कार्य नहीं हो सकेगा और अगर सुधार और कार्य विकास नहीं होगा संस्कृति का
तो जो पत्थर युग से जो संस्कृति चल रही थी वही आज भी चलती हुई मिलती, लेकिन शिक्षा के द्वारा संस्कृति में किए गए सुधारों के कारण आज हमारी संस्कृति ऐसी है। नेक्स्ट है नए सांस्कृतिक प्रतिमान। शिक्षा केवल संस्कृति का हस्ताक्षरण ही नहीं करती बल्कि संस्कृति के नए प्रतिमानों का निर्माण भी करती है। यह संस्कृति में परिवर्तन लाती है। नए ज्ञान के निर्माण के लिए यह सांस्कृतिक परिवर्तन अत्यंत आवश्यक हैं। इसमें क्या कहा गया है कि शिक्षा केवल संस्कृति का हस्तांतरण ही नहीं करती बल्कि संस्कृति के नए प्रतिमानों का निर्माण भी करती है, अर्थात संस्कृति के नए रूप भी बनाती है। यह संस्कृति में परिवर्तन भी लाती है। नए ज्ञान के निर्माण के लिए यह सांस्कृतिक परिवर्तन अत्यंत आवश्यक हैं। आगे है सांस्कृतिक शिक्षा के निम्नलिखित पक्षों पर प्रभाव डालती है। अब है संस्कृति जो शिक्षा के निम्नलिखित पक्षों पर प्रभाव डालती है। नंबर 1 है शिक्षा के उद्देश्य है। शिक्षा का अर्थ और उसके उद्देश्य किसी समाज या उनके विचारों, मूल्यों और प्रतिमानों पर निर्भर करती है। अनेक देशों में शिक्षा के उद्देश्य अपने अपने तरीकों पर आधारित हैं। जैसे रूस की शिक्षा व्यवस्था का बल नए मनुष्यों के निर्माण पर है जो अपने खून और आत्मा से कम्युनिस्ट हों। अमेरिका में शिक्षा का उद्देश्य समाजीकरण, प्रजातंत्रीकरण स्थापित करना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जैसी किसी देश के समाज की संस्कृति होगी वैसी ही उसकी शिक्षा के उद्देश्य होंगे। कहने का मतलब यही हुआ कि जो संस्कृति चाहती है उसी प्रकार की शिक्षा वहाँ के लोगों को मिलती है, अर्थात शिक्षा के उद्देश्य उस संस्कृति को आगे बढ़ाने के ही होते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम द्वारा प्राप्त होते हैं। यह पाठ्यक्रम भी समाज की संस्कृति के अनुरूप ही निर्मित होता है, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी समाज का शैक्षिक पाठ्यक्रम उसी समाज के सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। साथ ही मूल्यों की पहचान भी हो जाती है। शिक्षा व्यवस्था समाज की सांस्कृतिक आवश्यकताओं को उस पाठ्यक्रम में जोड़ती है और उसे पूरा करने का प्रयास करती है। आवश्यकता पड़ने पर पाठ्यक्रम में समय समय पर बदलाव भी किया जाता है। इसका कहने का क्या मतलब है, संस्कृति जो शिक्षा के अलग अलग पक्ष हैं उन पर प्रभाव डालती है। पहला हो गया शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा किस उद्देश्य से दी जा रही है वो तथा वह संस्कृति पर क्या प्रभाव डालेगी। दूसरा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम भी शिक्षा के अनुसार ही होता है, अर्थात वहाँ जिस प्रकार की संस्कृति होती है उसी प्रकार का वहाँ पर पाठ्यक्रम होता है, अर्थात शिक्षा पर प्रभाव डाला जाता है संस्कृति के द्वारा ही। नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों का संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षण विधियों का संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पुराने समय में शिक्षा प्रसार में शिक्षा को केंद्र अध्यापक ही होता था, जो बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होता था, अर्थात ज़बरदस्ती ठूसना या रट्टा लगाना था। लेकिन समय के अनुसार आज शिक्षा का केंद्र विद्यार्थी है, न कि अध्यापक। आज विद्यार्थियों के निर्धारित शैक्षिक अनुभवों, प्रोग्रामों, रुचियों, आवश्यकताओं, अभिरुचियों, समस्याओं का ध्यान रखा जाता है और उनका समाधान भी सहज ढंग से किया जाता है। अतः आज शिक्षा विद्यार्थियों को वर्तमान एवं भविष्य में प्रभावी रूप से रहने के लिए तैयार करने का माध्यम है। कहने का अर्थ यही है कि जो शिक्षण की विधियाँ हैं वो पहले अध्यापक को केंद्र मान करके बनाई जाती थी। अध्यापक अपने अनुसार बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन आज जो शिक्षण कार्य है वह विद्यार्थी को केंद्र में रखकर किया जाता है और उसकी रुचियों और आवश्यकताओं के आधार पर ही उसको शिक्षा दी जाती है और अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग भी किया जाता है। और जो विद्यार्थी है उसकी शिक्षण के जो उसकी आवश्यकता है, उसकी रुचि है, उसके प्रोग्राम हैं, वो सभी उसकी संस्कृति पर ही निर्भर करते हैं, अर्थात संस्कृति शिक्षण विधियों पर भी अपना गहरा प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है अनुशासन। संस्कृति अनुशासन की अवधारणा को भी प्रभावित करती है। आज के युग में जीवन के लोकतंत्री मूल्यों को स्वीकार किया जा रहा है। इन मूल्यों का विश्व में सम्मान
हो रहा है। अतः आज विश्व की संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रभावशाली अनुशासन की आवश्यकता है। इस संस्कृति द्वारा मानव एवं समाज को सुसंस्कृत बनाया जा सकता है। यह तभी संभव है जब समाज अनुशासन में रहे।